हेलो स्टूडेंट्स, मैं अफसाना आपके मेंटोर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की वेस्ट बंगाल की बुक और पास्ट और हेरिटेज का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री AD 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के टाइम के बारे में। जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के टाइम को हम AD से सिंबलाइज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में भारत के राजनीतिक इतिहास के कुछ पहलू के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच के टाइम में भारत की पॉलिटिकल या राजनीतिक हिस्ट्री कैसी थी। स्टूडेंट्स, पहले हम जानेंगे उस प्लेस की हिस्ट्री जहां हम रहते हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल के बारे में। हम सभी भारत में रहते हैं। इनहेबिटेंट्स यानी निवासी यानी रहने वाले। ठीक है, अब इस भारत में वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगा एक छोटा सा रीजियन है। रीजियन यानी जमीन का हिस्सा। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पास्ट में इस रीजियन को, जिसे कि हम आज पश्चिम बंगा या वेस्ट बंगाल कहते हैं, उसे लोग क्या कहते थे। और हम जानेंगे कि इसकी ज्योग्राफिकल फ्रंटियर यानी इसकी भौगोलिक सीमाएं, यानी इस वेस्ट बंगाल स्टेट के पड़ोस में कौन कौन से दूसरे स्टेट्स हैं। इसके टेरिटोरियल डिविजन्स यानी इसे कितने छोटे छोटे प्रदेशों में बांटा गया था। इसके राजा महाराजा कौन थे, यहाँ के लोग किस तरह से रहते थे, और क्या बच्चों आप लोग ये जानते हो कि पास्ट के लोग अभी के लोगों से बिल्कुल अलग तरह से रहते थे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम पढ़ते हैं एंशिएंट बंगाल के बारे में। तो बच्चों, क्या आप लोग ये जानते हो कि जो वेस्ट बंगाल आज हम लोग देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से 1500 साल पहले यानी एंशिएंट बंगाल को हम 3 रिवर्स से जानते थे, जो थी भागीरथी, पद्मा और मेघा। इस एंशिएंट बंगाल के कुछ हिस्से तो बहुत टाइम के लिए आजाद थे, यानी यहाँ किसी भी राजा का कब्जा नहीं था, जबकि कुछ हिस्से दूसरे स्टेट्स के अंदर भी थे, जहाँ आज दूसरे स्टेट या कंट्री बन गए हैं। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त के राजा महाराजा जब अपने टेरिटरी को वॉर करके बढ़ाते थे, तो उस राजा का कब्जा जितने एरियाज तक हुआ करते थे वह एक राजा की बाउंड्रीज बन जाती थी, और ऐसे ही ये बाउंड्रीज चेंज होती रहती थी। और स्टूडेंट्स, इसी तरह से एंशिएंट बंगाल की कुछ मेन रीजियंस थी: पुंड्रवर्धन, वरेंद्र, वांगा, वांगला, राध, सुमा, गौड़ा, समतट और हरिकेन। और पता है, अक्सर ये रीजियंस के नाम वहाँ रहने वाले लोगों के जो क्लैंस यानी वंश हुआ करते थे ना, उन्हीं के नामों पर रखे जाते थे। जैसे कि ये जो हमने अभी ऊपर नाम पढ़े हैं, वंगा, गौड़ा, पुंद्रा एक्सेट्रा, ये सारे नाम वंशों के नाम हैं, यानी क्लान्स के नाम हैं, जिनके नाम से उस जगह का नाम भी पड़ गया। स्टूडेंट्स, चलिए हम पुंड्रवर्धना के बारे में जानते हैं। पुंड्रवर्धना एंशिएंट बंगाल का सबसे बड़ा टेरिटरी था, जो कि वेस्ट बंगाल के अलावा बांग्लादेश के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि दिनाजपुर, बोगरा, राजशाही और पबना तक फैला था। अगला है वरेंद्र, जो कि भागीरथी और काराटोया इन दो नदियों के बीच के जमीनी हिस्से में था। अगला है वांगा। स्टूडेंट्स, पास्ट में भागीरथी और पद्मा
इन दो नदियों के बीच एक ट्रायंगुलर शेप में डेल्टा का हिस्सा था। डेल्टा हम उस जगह को कहते हैं जहां नदियां अपने साथ बहाकर लाए हुए सारे पत्थर, मिट्टी, ऐसे सारी चीजों को जमा करके एक जमीन जैसा हिस्सा बना देती है और वो ट्रायंगल यानी 3 कोने आकार के होते हैं, यानी ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। तो इसी तरह का एक डेल्टा भागीरथी और पद्मा इन दो नदियों के बीच में भी था, जिसे कि वांगा नाम से जाना जाता था। ये भी एंशिएंट बंगाल का एक हिस्सा था, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर दी गई पिक्चर में देख सकते हो। यही था एंशिएंट बंगाल का वांगा रीजियन। आगे चलकर भागीरथी नदी के पश्चिम किनारे या फिर वेस्टर्न बैंक में 2 अलग रीजियंस बने, जो थे रध और सुमा। और इन दोनों की वजह से वांगा की टेरिटोरी भी थोड़ी चेंज हो गई थी और पुनर्वर्धना की ही तरह वांगा में भी बांग्लादेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट मौजूद थे, जैसे कि डेक्का, बिक्रमपुर, फरीदपुर और बारिशल। अगला है वांगला, और ये वांगला वंगा के साउथ में जो कोस्टल एरिया थे बे ऑफ बंगाल के, यानी बंगाल की खाड़ी का जो नदी वाला हिस्सा था, नदी के पास के जो जमीन वाला हिस्सा था, उसी को हम वांगला रीजियन के नाम से जानते थे एंशिएंट बंगाल में। इसके बाद है रध और सुहमा। एंशिएंट रध, और अभी इसे रार नाम से जानते हैं, रार या लध। इसके 2 हिस्से थे, एक था नॉर्दर्न रध यानी उत्तरी रध और दूसरा था साउदर्न रध यानी दक्षिणी रध। एंशिएंट के जो जैन ट्रेडिशन थी उसके हिसाब से नॉर्दर्न रध को बज्जा भूमि या वज्र भूमि कहा जाता था और साउदर्न रध को सुभा भूमि या सुहमा भूमि कहा जाता था। और एक नदी थी अजय नदी, जो कि नॉर्दर्न रध को साउदर्न रध से अलग करती थी, यानी नॉर्दर्न रध और साउदर्न रध के बीच में अजय नाम की एक नदी बहा करती थी, जिसकी वजह से ये नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट एक दूसरे से अलग हो जाते थे। और इस रध में आज का जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है और बीरभूम और संथाल परगना के कुछ हिस्से और नॉर्दर्न साइड के कटवा सब डिवीजन जो है बर्दवान के डिस्ट्रिक्ट में, उसके कुछ हिस्से आते थे। साउदर्न रध इस एरिया में आज का हावड़ा नाम से जो जाना जाने वाला, जो हमारा सबसे मशहूर कलकत्ता का जगह है, वो पड़ता था। तो साउदर्न रध आज हावड़ा, हुगली और बर्दवान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और ये सारी जगह वहाँ पर आज है। और इसके अलावा ये जो अजय और दामोदर 2 नदियों के बीच की जो एक जगह है वो भी आती है। साउदर्न रध बे ऑफ बंगाल के नजदीक में था और महाभारत और कालिदास के कुछ कविताओं में हमें ये सबूत मिलते हैं कि इस एरिया का, यानी जो ये रध और सुहमा वाला जो हिस्सा है, उस एरिया के बीच में भागीरथी और कंसावती, जिसे हम कसाई नदी कहते हैं, ये एरिया वहां तक फैला हुआ था। उस सी एरिया तक, यानी भागीरथी और कसाई नदी तक ये हिस्सा फैला हुआ था, ये रध और सुहमा। अगला है गौड़ा। बंगाल का गौड़ा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एरिया है, हिस्सा है एंशिएंट और मिडिएवल एज का। और ये गौड़ा एक वंश का नाम है और 6th सेंचुरी की वाराहमीर को अगर हम माने तो गौड़ा आज हमारा मुर्शिदाबाद और बीरभूम और बर्दवान डिस्ट्रिक्ट के वेस्टर्न पार्ट में है।
इन्हीं सभी जगहों को पहले गौड़ा के नाम से जाना जाता था। और शशांका के वक्त में 7th सेंचुरी में गौड़ा टेरिटरी बढ़ा, यानी उसका विस्तार हुआ। He had his capital at कर्णसुवर्ण, और शशांका राजा का जो राजधानी था वो था कर्णसुवर्ण। उस समय में गौड़ा का जो मेन एरिया था वो था पश्चिमी बैंक, भागीरथी नदी का पश्चिमी किनारा, जो कि आज मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। और शशांका के वक्त में ये जगह विस्तार होते हुए यानी फैलते हुए, यानी शशांका राजा ने इसके अलावा पुंड्रवर्धना यानी नॉर्थ बंगाल और जो कोस्टल एरिया थे ओडिशा के यानी नदी वाले हिस्से, उन सभी जगहों पर भी कब्जा कर लिया था। और 8 से लेकर 9 सेंचुरी तक का गौड़ा को पूरे पाल एम्पायर से दिखाया जाता था, यानी 7th सेंचुरी के बाद वहाँ गौड़ा वाले हिस्से में पाल एम्पायर आया और 8th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी तक का पूरे गौड़ा पर पाल एम्पायर ने शासन किया। इसके बाद है समताता और हरिकेला। समताता का हिस्सा मेघना नदी के पूरब वाले किनारे की तरफ था, और जो आज का जो बांग्लादेश का जो हिस्सा है प्लेन वाला यानी मैदान वाला हिस्सा, जिसका नाम है कोमिला नोआखली, वो पहले समताता का हिस्सा हुआ करता था। और मेघना नदी समताता को पूरे बंगाल से अलग करती थी। इसी वजह से समताता को एंशिएंट हिस्ट्री में बंगाल का आगे का हिस्सा माना जाता था, यानी फ्रंटियर रीजन ऑफ बंगाल माना जाता था, जहां से आप बंगाल में घुसते हो यानी प्रवेश करते हो। बंगाल का अगला हिस्सा, आगे का हिस्सा। हरिकेला। हरिकेला का हिस्सा समताता के साउथ ईस्ट वाले साइड में था, जो कि आज चित्तागोंग, जो कि बांग्लादेश का हिस्सा है, उस जगह पर है। तो ये हमने पढ़ लिया बंगाल के कुछ टेरिटोरियल डिविजन्स के नाम, उनके बारे में कि वो अब कहाँ पर है और वो एंशिएंट बंगाल में कहाँ हुआ करते थे, और आज किस तरह से जो एंशिएंट बंगाल का हिस्सा था वो आज बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा चला गया है। इसके बाद हम जानेंगे कि वेस्ट बंगाल का नाम यानी पश्चिम बंगो का नाम पहले क्या था और उसके इस नाम के पीछे क्या राज थे। तो आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 3-4 नाम वांगला, बांग्ला, बांग्लादेश, पश्चिम बंगो, ये सब दिए गए हैं यहाँ डिड यू नो में। तो आइए हम इन सब के बारे में एक एक करके जानें। पहला है वांगा, और ये वांगा वर्ड सबसे पहले ऋग्वेदा के ऐतरेय अरण्यका में आया था। तो हमने जो अभी ज्योग्राफिकल एरियाज, जो टेरिटरी के बारे में जो हमने अभी पढ़ा, उसमें हमने वांगा के बारे में भी पढ़ा था, और हमें पता चला कि ये वांगा मुश्किल से एंशिएंट बंगाल का एक छोटा सा हिस्सा था। तो महाभारत में भी वांगा का जिक्र आया है। इसके अलावा महाभारत में पौंद्रा, सुहमा और ताम्रलिप्ता ऐसे सारे नाम भी आए हैं, और इन सबको एक अलग अलग टेरिटरी की तरह दिखाया गया है महाभारत में। ये नाम हमें अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलेंगे, जिसके लेखक कौटिल्य थे। वांगा और सुहमा को कालिदास ने अपने रघुवंशम में भी बताया है, और 13th सेंचुरी एडी में मिन्हाज सिराज ने अपने कुछ कामों में भी इस रीजियन, वांगा रीजियन का नाम लिया है। और अबुल फजल, जो कि मुगलों के टाइम के एक इतिहासकार थे, उन्होंने भी आईने अकबरी में सूबा बांग्ला के नाम से इस रीजियन यानी वांगा का नाम लिया था। और ये वर्ड जो सूबा है, इसका मतलब होता है प्रोविंस यानी कि स्टेट। 16, 17 और 18 सेंचुरी में यूरोप से कुछ घूमने वाले लोग, ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स यानी घूमने वाले लोग और व्यापार करने वाले लोग बंगाल में आए थे, और उन लोगों ने इस वेस्ट बंगाल का नाम बंगाला रखा था। हमारी आज़ादी के पहले ये जो पूरा बहुत बड़ा सा जो एरिया था, जो आज वेस्ट बंगाल
के नाम से हम लोग जानते हैं, वो पहले 3 नामों से जाना जाता था, बांग्ला या बांग्लादेश या बंगाल। लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो इसका जो वेस्टर्न पोर्शन यानी पश्चिम वाला हिस्सा था, उसका नाम पड़ गया पश्चिम बंगो यानी वेस्ट बंगाल, और जो ईस्ट वाला हिस्सा था यानी पूरब का हिस्सा, वो बन गया पाकिस्तान का एक हिस्सा। पाकिस्तान जो इंडिया से अलग हुआ था, उसका एक हिस्सा बन जाता है उस वक्त। उसके बाद वॉर ऑफ लिबरलाइजेशन या इसे हम मुक्ति युद्ध भी कहते हैं, जो कि 1971 में हुआ था। उसके बाद फिर ये जो ईस्ट पाकिस्तान, जो कि वेस्ट बंगाल से अलग होकर ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था, वो फिर आज़ाद हो जाता है। कब? इस मुक्ति युद्ध के बाद, और उसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो ये थी हिस्ट्री वेस्ट बंगाल की, उसके नाम की, और कैसे वेस्ट बंगाल का पहले क्या नाम था, फिर आज़ादी के वक्त अलग करके एक पश्चिम बंगाल और एक पाकिस्तान का हिस्सा कर दिया गया, जिसके बाद फिर एक युद्ध हुआ यानी वॉर ऑफ लिबरलाइजेशन 1971 में, और वो पाकिस्तान से आज़ाद होकर बांग्लादेश नाम से एक अलग कंट्री बन गया। तो इस तरह से हमने पश्चिम बंगाल के नाम की हिस्ट्री को जाना। अब हम जानेंगे एंशिएंट बंगाल के कुछ रूलर्स के बारे में। इसके पहले रूलर का नाम है शशांका, और शशांका पहले गुप्त एम्पेरर यानी गुप्त शासकों के एक वेसल थे यानी जागीरदार थे, और जो कि आगे चलकर गौड़, जो एक ऊपर हमने पढ़ा था अभी, गौड़ जो है एंशिएंट बंगाल का एक टेरिटोरी था, छोटा सा एक रीजियन था। उस रीजियन में 606 से 607 एडी के कुछ साल पहले वहाँ पर वो राजा बन जाते हैं। इनफैक्ट शशांका के गौड़ा में शासन करने के 60 से 70 साल पहले ही गौड़ा एक बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल पावर बन गया था, और शशांका के टाइम में गौड़ा का जो गौड़ा रीजियन जो एंशिएंट बंगाल के अंदर आता था, उसका इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और शशांका उस गौड़ा रीजियन में अकेले एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह शासन करते हैं, जब तक कि उनकी डेथ, जो कि 637 से 38 मानी जाती है, नहीं होती है उस वक्त तक। यानी उन्होंने 637 और 38 एडी तक का गौड़ा में शासन किया था, और उनके टाइम में बंगाल की राजधानी यानी गौड़ा की राजधानी थी कर्णसुवर्ण। और इनके टाइम में हमने देखा था कि नॉर्दर्न इंडिया के कुछ हिस्से, जो कि मालवा, कन्नौज, थानेश्वर, कामारूपा, गौड़ा, ये सब आपस में एक दूसरे के नज़दीक आए। इनके बीच नज़दीकी बढ़ी या तो फ्यूड यानी झगड़े के जरिए, या फिर फ्रेंडशिप यानी दोस्ती के जरिए। और शशांका ने इसमें हिस्सा लिया झगड़े के जरिए। उसने अपने किंगडम का एक्सपेंशन किया, उसको बढ़ाया, और गौड़ा से लेकर वो थोड़े नॉर्थ वेस्ट की तरफ बनारस तक बढ़ जाता है। बनारस तक यानी अब शशांका ने कब्जा कर लिया था। उसने गौड़ा, मगध, बोध गया और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी अपना कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से वो नॉर्थ के जो पावरफुल स्टेट्स थे, उन सभी जगहों पर उनको युद्ध में हराकर उन पर कब्जा कर लेता है। कौन? शशांका। और इस तरह से बंगाल का हिस्सा बढ़ता जाता है। थानेश्वर नाम की एक जगह थी जहां पुष्यभूति डायनेस्टी के रूलर हर्षवर्धन रहते थे, और इस हर्षवर्धन के साथ शशांक का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो कि उनके पॉलिटिकल लाइफ में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। शशांक शिव भगवान को मानते थे, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आर्य, मंजूश्री, मूला, कल्पा और ह्वेनसांग की कुछ लिखी हुई चीज़ें, तो हमें पता चलता है कि शशांक बौद्ध धर्म को पसंद नहीं करते थे। एलिगेशन यानी आरोप,
तो ऐसे आरोप लगाने की वजह यही है कि शशांक ने बहुत से बुद्धिस्ट साधुओं को जान से मार दिया और उनके पवित्र निशानियों को भी बर्बाद कर दिया था। डिमोलिश यानी बर्बाद कर देना। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने भी शशांक की निंदा अपने हर्षचरित में की है। वहीं दूसरी तरफ शशांक के शासन के कुछ सालों बाद ह्वेनसांग ने इस बात पर ध्यान दिया कि रक्त मृत्तिका बुद्धिस्ट विहार की संख्या कर्ण सुवर्णा के बाहरी इलाकों में बढ़ रही थी। शशांक की मृत्यु के 50 सालों बाद आई सिंह ने भी इस चीज़ को ध्यान दिया कि बंगाल में बुद्धिज़्म धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो क्या शशांक बुद्धिज़्म को लेकर बहुत ज़्यादा विरोधी था? ऐसा नहीं हो सकता है। सो इट कैन बी सेड, हम ऐसा कह सकते हैं कि उस वक्त के जो राइटर्स थे, लेखक थे, वो लोग शशांक से थोड़ा द्वेषी थे, यानी वो गुस्सा थे और इसका बदला लेने के लिए ही वो अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे। शशांक के बारे में एग्जैगरेटेड यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना। शशांक के शासनकाल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता था उसे गौड़ा तंत्र या गौड़ा सिस्टम कहा जाता था और इस सिस्टम में जो भी ऑफिशियल्स या सिविल सर्वेंट्स होते थे वो एक गवर्नेंस सिस्टम को बनाते थे शासन करने के लिए। और ऐसा देखने को मिला कि जो पहले लोकल विलेज कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुआ करती थी उन सब में भी ये एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेयर करने लग गया था। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गौड़ा पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह रूल होता था, यानी एक गौड़ा सिस्टम था जो कि पूरे बंगाल के शासन को चलाता था। उस वक्त हमने देखा कि सोने के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसका वैल्यू दिन बर दिन घट जा रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ नकली सोने के सिक्के भी आ गए थे और सिल्वर कॉइन्स को यूज़ नहीं किया जाता था, यानी चांदी के सिक्के यूज़ नहीं किए जाते थे। हो सकता है कि उस वक्त कोई मंदी का दौर चल रहा होगा और वहाँ ज़मीन की कमी हो रही थी, ज़मीन का डिमांड बढ़ रहा था और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड हो गई थी, यानी पूरी इकोनॉमी खेती बाड़ी के ऊपर ही चल रही थी। और उस वक्त टाउन यानी शहर की जो अहमियत थी वो थोड़ी कम हो गई थी, घट गई थी और उस वक्त मंदी का दौर चल रहा था। और हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर को क्योंकि ज़्यादा महत्व दिया गया था तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा रूरल के ऊपर ही बेस्ड हो गई थी, यानी राजा को मानने वाली हो गई थी। महत्तरा या जो विलेज हेडमैन होते थे, गांव के जो प्रमुख होते थे, उनकी अहमियत ज़्यादा बढ़ गई। श्रेष्ठीज या ट्रेडर्स यानी व्यापारी, उनकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम हो गई। और इस समय में हम लोगों ने देखा कि जो लोकल लीडर्स थे उन लोगों ने श्रेष्ठीज की जगह ले ली, यानी वो लोग श्रेष्ठीज या व्यापारी के जितने पावरफुल हो गए थे लोकल लीडर्स। और ज़्यादातर जो वांगा और समतता के जो भी फॉलोअर्स थे वो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, वो ब्राह्मण हिंदू थे और उन लोगों में ऐसी प्रथा थी कि लॉर्ड विष्णु को मानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड शिवा, इनको मानना, इनकी पूजा करना एक प्रथा थी। तो 7th सेंचुरी के टाइम में ज़्यादातर बंगाल के हिस्सों में बुद्धिज़्म का संरक्षण किसी भी राजा ने नहीं किया। हाउएवर हम लोग ये देखते हैं कि बाद के टाइम में जब पाल डायनेस्टी आ जाती है बंगाल में, तब जब पाल शासक आ जाते हैं बंगाल में शासन करने के लिए, उस वक्त बुद्धिज़्म को थोड़ा बहुत राजाओं ने संरक्षण दिया, यानी सुरक्षा दी। हमने देखा कि शशांक फेल हो गए एक स्टेबल डायनेस्टी को बनाने में, इसीलिए उनके मृत्यु के बाद यानी शशांक के डेथ के बाद गौड़ा डायनेस्टी जो थी वो डिक्लाइन हो गई, गौड़ा सिस्टम खत्म हो गया और एनार्की शुरू हो गया। एनार्की यानी अराजकता, अव्यवस्था बढ़ रही थी। बंगाल के हर हिस्से में अराजकता बढ़ रही थी और शशांक के मरने के 10 साल के बाद हर्षवर्धन जो थे वो भी मर गए।
और बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राजा शासन करना शुरू कर दिए। जैसे कि शुरू में आए कामरूपा, उसके बाद जॉय नागा जो कि नागा के लीडर थे, और फिर तिब्बत के कुछ रूलर्स ने भी बंगाल पर रूल किया। और 8th सेंचुरी में हमने देखा कि कन्नौज और कश्मीर के जो राजा थे, रूलर्स थे, उन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया। और ये जो अनार्किक पीरियड था, ये जो अराजकता का जो समय चल रहा था, शशांक और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वाला टाइम, उसको बंगाल की हिस्ट्री में मत्स्य न्याय का नाम दिया जाता है। मत्स्य न्याय को यहाँ नीचे समझाया गया है डिड यू नो में। तो मत्स्य न्याय यानी जो शक्तिशाली है उसकी जीत होती है। जैसे कि बड़ी मछली नदी में छोटी मछली को खा जाती है, वैसे ही जो शक्तिशाली होता है वो कमज़ोर को दबा देता है। तो शशांक के मरने के बाद 100 सालों तक, फ्रॉम द मिडल ऑफ 7th सेंचुरी टू द मिडल ऑफ 8th सेंचुरी, बंगाल में यही अराजकता या अनार्की का पीरियड चल रहा था। और इस टाइम में जो भी क्षत्रिय, एरिस्टोक्रेट, ब्राह्मण या मर्चेंट, इन लोगों ने अपनी अपनी एरिया को कंट्रोल करके रखा हुआ था। और बंगाल में कोई भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। जैसा कि शशांक के टाइम में गौड़ा सिस्टम एक चला था, जो कि एक सेंट्रल सिस्टम था जिसको कि पूरा बंगाल फॉलो कर रहा था। और इतने सालों के इस अनार्की के बाद मिडिल ऑफ 8th सेंचुरी में जो बंगाल के जो इन्फ्लुएंशियल या प्रभावशाली लोग थे, उन्होंने बंगाल के एक राजा को चुना जिनका नाम था गोपाल। और इन्हीं गोपाल ने पाल रूल को शुरू किया। द पाल डायनेस्टी AD 8th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी। पाल रूलर्स जो थे वो हो सकता है कि वरेंद्र शासन से आए थे, लेकिन पहले 100 सालों में जो पाल रूलर्स थे उन्होंने बंगाल में अपने शासन को और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम किया। और बाद के जो 130 साल थे उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को धीरे धीरे खोया। और उसके बाद हमने देखा कि 10th सेंचुरी में इन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को, अपने प्रभाव को वापस से पुनर्जीवित किया, यानी फिर से पा लिया। यानी पहले 100 सालों में अपने प्रभाव को बढ़ाया, फिर अगले 130 सालों में इनका प्रभाव थोड़ा कम हो गया, और फिर 10th सेंचुरी में इनका प्रभाव फिर से बढ़ गया। तो इस पाल डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था गोपाल। 1750 AD से लेकर 774, और इनके शासन काल में इन्होंने लगभग पूरे बंगाल पर ही शासन किया था। और इनके बाद आए धर्मपाल 1774 से 806, और इन्होंने त्रिपार्टाइट स्ट्रगल में हिस्सा लिया था। और ये स्ट्रगल इन्होंने इसलिए किया था ताकि नॉर्दर्न इंडिया के जो सेंटर्ड में, जो कि कन्नौज के आसपास का जो हिस्सा है, उस पर अपना कंट्रोल कर सके। और इनके बेटे थे देवपाल। उन्होंने 806 से लेकर 845 तक शासन किया। और उन्होंने अपने शासन काल में नॉर्थ और साउथ दोनों ही तरफ अपने शासन को बढ़ाने का कोशिश किया। इनके टाइम में हम लोग बंगाल के हिस्से को देखते हैं कि वो हिमालय तक फैल गया था नॉर्थ में, और साउथ में विंध्यास तक चला गया था, और नॉर्थ वेस्ट में कंबोजा, और ईस्ट में प्रयाग ज्योतिषपुर तक चला गया था बंगाल का हिस्सा। देवपाल के बाद हमने देखा कि पाल डायनेस्टी का पतन होना शुरू हो जाता है। इसका रीज़न यही था कि पाल रूलर्स के अंदर कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चलना शुरू हो गए थे। मतलब उनके अंदर मतभेद हो रहा था पाल रूलर्स के अंदर आपस में। और इसके अलावा हम देखते हैं कि 9th सेंचुरी में डेक्कन के राष्ट्रकूटाज और वेस्टर्न रीजन के प्रतिहाराज और ओडिशा के जो कुछ रूलर्स, उन्होंने बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में कब्जा कर लिया था, जिसका रिजल्ट ये होता है कि बंगाल के जो पाल डायनेस्टी के रूलर्स हैं उनको अपना कुछ हिस्सा इनको देना पड़ गया, और उनका जो किंगडम था वो अब रिस्ट्रिक्टेड हो गया। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि महिपाल वन जो राजा थे, उनके टाइम में उन्होंने पाल शासन की फिर से उस ग्लोरी को फिर से जीवित करने का कोशिश किया था। रामपाल 11th सेंचुरी के अंत तक एक राजा बन जाते हैं,
और पूरे वरेंद्र रीजियन में पाल का कंट्रोल फिर से हो जाता है। और ये रिजल्ट था काईवार्ता रिवॉल्ट का, यानी काईवार्ता रिवॉल्ट में रामपाल ने फिर से जीत हासिल करके वरेंद्र रीजियन को फिर से अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि पाल डायनेस्टी विद इन 50 ईयर्स, अगले 50 सालों में ही खत्म हो जाती है जैसे ही रामपाल की मृत्यु होती है। हमें पाल शासन के टाइम में फ्यूडेटरीज का भी प्रेजेंस का सबूत मिलता है, यानी उस वक्त फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे जिनको कि राजन, सामंत और महासामंत ऐसे नामों से पुकारा जाता था, और उन्होंने काईवार्ता रिवॉल्ट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। अब हम आगे देखेंगे डिड यू नो। तो यहाँ हमें बताया गया है कि 11th सेंचुरी का जो अगला आधा हिस्सा था, सेकेंड हाफ ऑफ 11th सेंचुरी थी, उस टाइम में काईवार्ता रिवॉल्ट हुआ था। और ये काईवार्ता कौन थे? ये हो सकता है कि उस टाइम के बोटमैन यानी नाव चलाने वाले और मछुआरे थे, और उस समय में इन काईवार्तास का प्रभाव नॉर्थ बंगाल में बहुत ही ज़्यादा था। और इस रिवॉल्ट का यानी इस युद्ध का सबूत हमें संध्याकर नंदी के रामचरित में देखने को मिलेगा। और उस टाइम के जो 3 लीडर्स थे उनके नाम थे दिव्या या दिव्योक, रुद्रोक और भीम। दिव्या महिपाल II के टाइम के एक बहुत बड़े पाल ऑफिशियल थे वो, और पाल डायनेस्टी के जो राजाओं के आपस में मतभेद हो रहे थे उसी का एडवांटेज लेते हुए उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था। महिपाल इस रिवॉल्ट को सप्रेस करते करते यानी रोकते रोकते मर जाते हैं, और दिव्या वरेंद्र में कब्जा कर लेते हैं और उसके राजा बन जाते हैं। और इस रिवॉल्ट के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी तो नहीं है कि कितने लोग इस रिवॉल्ट में हिस्सा लिए थे और इसका क्या परिणाम हुआ था, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। रामपाल जो कि महिपाल के छोटे भाई थे, उन्होंने कोशिश किया था दिव्या को हराने का और वरेंद्र को वापस से पाने का, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। वहीं काईवार्ता के जो अगले रूलर हैं जिनका नाम है भीम, और इस टाइम में पाल का जो शासन था वो लिमिटेड हो जाता है नॉर्थ बिहार और नॉर्थ वेस्ट बंगाल तक। रामपाल बाद में भीम को मार देते हैं, और ऐसा करने में उनकी मदद बंगाल और बिहार के बहुत सारे सामंत करते हैं। और इसके बाद वहाँ फिर से वरेंद्र में पाल रूल कायम कर दिया जाता है। भीम को डिफीट करने के बाद रामपाल फिर से वरेंद्र, कामरूप और बंगाल और उड़ीसा के सब हिस्सों में फिर से पाल डायनेस्टी को लागू कर देते हैं। वो अपनी राजधानी रामावती शहर को बनाते हैं जो कि वरेंद्र रीजियन के अंदर ही था। और इस काईवार्ता रिवॉल्ट से हमें पता चलता है कि पाल रूल के अंदर अथॉरिटी में बहुत ज़्यादा वीकनेस था। और इस काईवार्ता रिवॉल्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो रामचरितमानस में पोएट्री की तरह देखने को मिलती है, और हम इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। रेन ऑफ द सेना डायनेस्टी इन बंगाल। पाल डायनेस्टी के बाद बंगाल में सेन डायनेस्टी आती है, और ये 11th सेंचुरी में बंगाल में रूल करना शुरू कर देती है, और 13th सेंचुरी की शुरुआत में इस डायनेस्टी का एंड हो जाता है। और हम देखते हैं कि सेन डायनेस्टी साउथ से आई थी, साउथ के कर्नाटका और मैसूर इन सभी रीजियन से आई थी, यानी साउथ इंडिया से। और वो लोग ओरिजिनली ब्राह्मण्स थे, लेकिन बाद में वो लोग क्षत्रिय बन जाते हैं। सामंत सेन जो कि सेन डायनेस्टी के थे, उन्होंने कर्नाटक को रद्द के लिए कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था, और सामंत सेन के रूल के टाइम में उनके बेटे हेमंत सेन और ये सभी सेन ने मिलकर रद्द रीजियन में अपने डोमिनेशन को बढ़ाना शुरू कर दिया था और बढ़ा लिया था। विजय सेन जो कि हेमंत सेन का बेटा था, उसने अपनी टेरिटरी को बढ़ाकर रद्द, गौड़ा, ईस्टर्न बंगाल और मिथिला इन सभी जगहों पर अपना शासन स्थापित कर लिया था।
अगले शासक जो थे बल्लाल सेन, उन्होंने पाल के राजा गोविंद पाल को हराकर पाल डायनेस्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया और पूरे बंगाल में सेन डायनेस्टी का रूल एस्टेब्लिश कर दिया। उन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म किया और जो पुराने जो ब्राह्मणिकल राइट्स और प्रैक्टिसेस थे उनको फिर से री एस्टेब्लिश किया। उनके बेटे और उनके बाद के जो महाराजा बने लक्ष्मण सेन, उन्होंने प्रयाग, बनारस और पुरी तक अपना शासन स्थापित कर लिया और उनकी राजधानी बनी बिक्रमपुर, जो कि ईस्टर्न बंगाल का हिस्सा था। अगला एक इम्पोर्टेंट टाउन जो था उनके टाइम में वो था लक्ष्मणवती या गौड़ा। 1204 या 5 AD के टाइम में सेन डायनेस्टी खत्म हो जाती है जब तुर्क का हमला होता है बंगाल पर। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सेन डायनेस्टी तब शुरू होती है जब पाल डायनेस्टी का खात्मा होना शुरू हो जाता है। ये दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 11वीं सेंचुरी के मिडिल में जब पाल डायनेस्टी का कंट्रोल बंगाल से खत्म हो रहा था, उनके पास सिर्फ ईस्टर्न बिहार और नॉर्थ बंगाल के ही कुछ हिस्से रह गए थे। तब धीरे धीरे सामंत सेन और उनके जो बेटे हैं हेमंत सेन, इन्होंने अपॉर्चुनिटी को देखते हुए रद से अपने रीजन को बढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरे बंगाल में अपना कब्जा स्थापित कर लेते हैं। फिर कायवार्ता रिवॉल्ट और फिर उसके बाद पाल रूल का जो ख़त्म हो जाना, इन सब के बाद सेन किंगडम आती है। और सेन किंगडम कैसे ख़त्म होता है? टर्किश इन्वेशन के साथ सेन डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ इस बॉक्स में डायनेस्टी के नेम, पीरियड वो कब से कब तक थे और एमिनेंट रूलर्स के नाम और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उनके नाम दिए गए हैं। जैसे कि पाल डायनेस्टी 750 से 1200 AD तक और इसके कुछ एमिनेंट रूलर्स थे गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, मोहीपाल 1, रामपाल। और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे टेकिंग पार्ट इन द ट्रिपरटाइट स्ट्रगल, पैट्रोनाइजिंग बुद्धिज़्म, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, आर्ट एंड एग्रीकल्चर और कायवार्ता रिवॉल्ट। वहीं सेन डायनेस्टी 1204 या 5 AD से लेकर फर्स्ट पार्ट ऑफ 13th सेंचुरी तक चला और इसके कुछ एमिनेंट रूलर्स थे बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम। उसके बाद टर्किश इन्वेशन और सेन डायनेस्टी का अंत। राइज ऑफ अदर रीजनल पावर्स। अब तक हमने बंगाल की बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी और कुछ नए डायनेस्टीज़ और किंगडम्स जो आए नॉर्थ और साउथ दोनों इंडिया से, और इन डायनेस्टीज़ ने लोकल इन्फ्लुएंशियल पीपल के जो प्रेजेंस है उसको एक्सेप्ट किया। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स या chieftains of warriors were often awarded titles like सामंत, महासामंत या महामंडलेश्वर। ऐसे सारे टाइटल इनको दिए गए। इसके बदले में उन लोगों ने टैक्स दिया और ट्रिब्यूट दिया किंग को और किंग की हायर अथॉरिटी को, और उन लोगों ने युद्ध में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जब भी राजा को ज़रूरत पड़ी उनकी। उनमें से कुछ ने इंडिपेंडेंटली भी शासन किया अपने जगह पर, और राजा के वीकनेस का यानी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए उन लोगों ने युद्ध किया, जैसा कि हमने देखा डेक्कन के राष्ट्रकूट। 8th सेंचुरी के मिडिल में राष्ट्रकूटा रूलर दांती दुर्गा ने चालुक्य के राजा को हरा दिया और वहाँ के मोनार्क बन गए, सोवरेन मोनार्क, यानी कि अकेले राजा बन गए। और ऐसा अक्सर देखा गया कि ऐसे लोग जिनके पास अलग से सेना थी उन्होंने अपना किंगडम खुद ही बना लिया। अब इस सेक्शन में हम इन जैसे राजाओं के बारे में, इन जैसे डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम शुरू करेंगे नॉर्थ इंडिया से। पाल डायनेस्टी ने बंगाल, बिहार और झारखंड के बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया था। हमने उनके बारे में अभी पढ़ा था। गुर्जारा और प्रतिहारास भी इसी तरह से राजस्थान और गुजरात में बहुत बड़े हिस्से पर शासन किए थे।
राजा भोज भी एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे और उन्होंने कन्नौज पर अपना कब्जा जमाया था और इसे अपना राजधानी भी बनाया था। आगे चलकर प्रतिहाराज कमजोर हो गए और उन्हें बहुत सारी विपरीत समस्याओं का सामना करना पड़ा। हर्षवर्धन के शासन में कन्नौज एक बहुत ही बड़ा फोकल पॉइंट बन गया था, मतलब सबका ध्यान उसी की तरफ था। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत ही अच्छा था। इसका सबूत ये था कि जो भी कन्नौज पर शासन स्थापित करता उसके पास गंगा नदी का एक बहुत बड़ा वैली आ जाता और जिसकी वजह से नदी से जो भी व्यापार करना होता वो आसान हो जाता और इसीलिए सभी लोग कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। 8th सेंचुरी एडी तक पाल, गुर्जारा, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट इन सब के बीच आपस में झगड़ा चल रहा था कि कौन कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित करेगा और इसी को ही त्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहा गया था। और ये युद्ध कम से कम 200 सालों तक चलता रहा और इसी में ही तीनों डायनेस्टीज खत्म हो गए। और इस टाइम के अंदर ही पाल डायनेस्टी धीरे धीरे कमज़ोर हुई, जिसमें कि सेन डायनेस्टी को जगह मिला और वो आ गई और उसके बाद तुर्क लोगों ने आकर सेन डायनेस्टी को खत्म कर दिया। द चोलाज ऑफ द साउथ इंडिया। इसी टाइम में कुछ रीजनल पावर्स भी सामने आए थे साउथ इंडिया से। इनमें से कुछ थे पल्लवाज, पांड्याज और इनमें सबसे प्रमुख था चोला, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया था आगे चलकर। और इन लोगों ने अपना जो किंगडम है वो कावेरी नदी और उसकी जो सहायक नदियां थी उसके आसपास में स्टैब्लिश किया था। विजयालया ने किंग मुत्ताबैया को हटाया था, यानी हराया था। और ये विजयालया और कोई नहीं थे, ये चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे और इन्होंने फिर इस एरिया पर अपना कब्जा कर लिया किंग मुत्ताबैया को हराने के बाद। और एक नया टाउन थंजावुर या तंजौर नाम का जो एक नया टाउन था वो इस्टेब्लिश किया गया और इसी को चोलाज ने अपना राजधानी बनाया। विजयालया के बाद आने वाले जो राजा महाराजा हुए चोला डायनेस्टी के, उन लोगों ने अपने किंगडम को और ज़्यादा फैलाया। और वहीं पांड्या जो कि साउथ रीजियन में कब्जा करे हुए थे और पल्लवा जो कि नॉर्थ रीजियन में इंडिया के कब्जा करके रखे थे, उनको भी उन लोगों ने हराकर नॉर्थ और साउथ एरिया को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। और 985 एडी में राजा वन जो थे, जो चोला डायनेस्टी के एक किंग थे, उन्होंने केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक इन सभी एरियाज में अपनी सुप्रीमेसी को यानी चोला डायनेस्टी को फैला दिया। राजेंद्र वन ने कल्याणी के राजा चालुक्य को, पाल के राजा को गंगा नदी के किनारे एक युद्ध में हराया और इन्हें गंगाईकोंडा चोला का टाइटल मिला। दोनों ही राजा वन और राजेंद्र वन एक बहुत ही अच्छा नेवी बनाने में कामयाब होते हैं, यानी इन्होंने अपने समुद्र के जो गंगा नदी के किनारे का जितना भी एरिया था उस पे अपना कब्जा कर लिया और वहाँ अपनी सेना को तैनात कर दिया। और अब इससे इन्हें अच्छा खासा इनकम हो रहा था, इनकी इकोनॉमी अच्छी तरह से ग्रो कर रही थी और इनका व्यापार इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज की तरफ अच्छी तरह से हो रहा था। अब आती है इस्लाम एंड इंडिया। हमने अब तक कुछ भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत, और इसी सेम पीरियड में इंडिया में इस्लामिक कल्चर आया और जिसकी वजह से इंडिया के पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कल्चर और इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अरेबियन सी के पार यानी उसके आगे इंडिया के वेस्ट साइड में एक अरेबियन पेनिनसुला नाम का जगह पड़ता है जो कि एशिया के पश्चिम भाग में है, पश्चिम यानी वेस्टर्न पार्ट में है।
और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि अरेबियन पेनिनसुला का है वो या तो डिजर्ट है यानी रेगिस्तान है या फिर वहाँ सूखे घास हैं, ड्राई ग्रासलैंड एरिया है वो। और इसके किनारे रेड सी पड़ती है जो कि वेस्ट में है और अरेबियन सी इसके साउथ में है और पर्शियन गल्फ इसके ईस्ट में है। इस जगह पर बरसात बहुत ही कम होती है और मक्का मदीना दो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सिटीज है इस अरेबियन पेनिनसुला के। और जो घुमक्कड़ जाति जो होती है, नोमैडिक ट्राइब्स, यहाँ कुछ घुमक्कड़ जाति के लोग भी रहते हैं यानी बंजारा लोग, और उनको ये लोग बेदोइंस कहते हैं। और ये लोग कैमल यानी ऊंट को पालते हैं और खजूर और ऊंट के दूध को ये लोग खाते हैं और ये लोग खुद को अरब कहते हैं। 6th सेंचुरी के शुरू में कुछ अरेबिक लोगों ने अपने ट्रेड को ही अपना इनकम का सोर्स बना लिया। मक्का कहाँ था? मक्का था दो ट्रेड रूट्स के जहाँ पे मिलन होता है, उस इंटरसेक्शन में मक्का सिचुएटेड था उस वक्त। और इसीलिए अलग अलग जो ट्राइब्स थे उनके बीच मक्का को जीतने के लिए, मक्का को पाने के लिए युद्ध होते रहते थे। 7th सेंचुरी में अरेबियन पेनिनसुला में एक नए रिलीजियन का जन्म होता है और इसका नाम है इस्लाम। और इसी सेंचुरी में हज़रत मोहम्मद इस्लाम का प्रचार करने मक्का से निकल पड़ते हैं। वो भी एक मर्चेंट यानी व्यापारी थे। हज़रत मोहम्मद का जन्म 570 AD में हुआ था और इस साल में और 610 AD में उन्होंने क्लेम किया कि अल्लाह है और वो उनके मैसेंजर है, यानी जो कि यहाँ इस धरती पर आए हैं हमें इस्लाम को सिखाने के लिए। तो उनको अल्लाह का पैगंबर यानी प्रॉफिट कहा गया। और जो कॉमन पीपल थे उनको हज़रत मोहम्मद ने इस्लाम के बारे में बहुत सारी बातें सिखाई और इनको मानने वाले लोग मुस्लिम कहलाए। तो मोहम्मद ने क्या किया था कि उन्होंने कहा कि सिंगल फेथ यानी एक अल्लाह पर विश्वास करो ताकि जो इतने सारे ट्राइब्स के जो डिफरेंसेस है वो दूर हो सके और सबके बीच में एकता आ जाए। 622 में मोहम्मद अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ मक्का से मदीना चले जाते हैं और इनके जो मक्का से मदीना जाने के सफ़र को अरबी में हिजरत कहा गया। और इसी टाइम से हिजरी कैलेंडर जो कि इस्लामिक कैलेंडर है उसकी शुरुआत मानी गई। और 10 साल के अंदर अंदर मोहम्मद ने अरेबियन लैंड के बहुत सारे हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया और इनका जो प्रभाव था वो मक्का तक फैल गया। 632 AD में हज़रत मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है और उस टाइम तक इस्लाम पूरे अरेबियन पेनिनसुला में फैल चुका होता है। डिड यू नो में हम देखते हैं कि कैलिफ्स एंड खिलाफत। तो मोहम्मद के मृत्यु के बाद अब वहाँ इस्लामिक पॉलिटी में जो अगला राजा आएगा वो कौन आएगा, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठे। तो उनके जो 4 डिसिपल्स थे यानी जो 4 उनके मानने वाले थे उन्होंने एक एक करके वहाँ शासन किया मुस्लिम कम्युनिटीज़ के ऊपर और उनको कैलिफ कहा गया। और ये कैलिफ वर्ड अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव या सक्सेसर। और पहले कैलिफ थे अबू बकर और ये कैलिफ जो होते थे वो दोनों ही होते थे, यानी वो पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों ही लीडर होते थे इस्लामिक वर्ल्ड के। और वो सारे इलाके जो सारे रीजन होते थे जहाँ पर इस्लाम का फैलाव होता था उसे दरुल इस्लाम कहा जाता था और ये कैलिफ दरुल इस्लाम के लीडर होते थे। और जो टेरिटरी होती थी उसको खिलाफत कहा जाता था, यानी वो जो हिस्सा होता था, वो जो ज़मीन का हिस्सा होता था उसे खिलाफत कहा जाता था और जिस हिस्से तक इस्लाम का फैलाव होता था उसे दरुल इस्लाम कहा जाता था और इस दरुल इस्लाम के जो लीडर होते थे वो कैलिफ कहलाते थे। तो 712 AD के लगभग में अरब मुस्लिम्स मोहम्मद बिन कासिम के लीडरशिप के अंदर सिंध प्रोविंस तक का अपने फैलाव को बढ़ा लेते हैं और 7th और 8th सेंचुरी तक का अरब के जो ट्रैवलर्स होते हैं वो इंडिया तक
पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से इस्लाम का जो इंटरेक्शन है वो इंडिया के साथ होता है। अरब जो है वो सिंध के एरिया में अपना शासन शुरू कर देते हैं, यानी वहाँ पर विजय हासिल कर लेते हैं, सिंध, मुल्तान और इंडिया के कुछ नॉर्थ हिस्से में। लेकिन हम क्या देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के मृत्यु के तुरंत बाद ही वो लोग वहाँ से चले भी जाते हैं और 9th सेंचुरी के जो एंड में अरब लोग स्टॉप कर देते हैं वो इंडिया की तरफ आगे बढ़ना। और अरब के बाद हम देखते हैं कि तुर्क, जो कि अगला एक मुस्लिम पावर था, यानी तुर्क भी मुस्लिम ही थे लेकिन वो अरब के मुस्लिम अलग थे और ये तुर्क के मुस्लिम अलग थे। और अब ये अरब के बाद तुर्क वाले मुस्लिम जो थे वो इंडिया के ऊपर अपना कब्जा करने के लिए आना शुरू करते हैं। और 11th और 12th सेंचुरी में 2 टर्किश रूलर्स, जिनका नाम रहता है सुल्तान मोहम्मद, जो कि गजनी के राजा थे, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम या मोहम्मद गौरी, जो कि घौर के राजा थे, वो इंडिया में आक्रमण करते हैं। और दोनों की अलग अलग लक्ष्य होता है, दोनों को अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है इंडिया से। सुल्तान महमूद गजनी का एम था कि वो यहाँ के मंदिरों को लूटे और बहुत सारे रुपये पैसे इकट्ठे करके अपने जो सेंट्रल एशिया में जो उनका एम्पायर था वहाँ लेकर वो चले जाए। और उन्होंने 1000 to 1027 AD के बीच में 17 बार इंडिया पर आक्रमण किया था। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी के बारे में एक बात यहाँ बताई गई है। सुल्तान महमूद को भारत के इतिहास में एक आक्रमणकारी कहा गया था, लेकिन वो सिर्फ एक वॉरियर ही नहीं थे, उन्होंने बहुत सारे भारत के धन को लूटा भी था और उन्होंने इन पैसों का इस्तेमाल अपने देश में जाकर अच्छे कामों के लिए किया था। अपने टाइम में अपने जो कैपिटल थी गजनी, वहाँ पर, और जो बाकी के इसके शहर थे उनको इसने बहुत अच्छे से सजाया था। महमूद गजनी ने बहुत सारे पैलेस बनवाए थे, मस्जिद बनवाए, लाइब्रेरी बनवाई, गार्डन, टैंक, कैनल और डैम। अमुदारिया रिवर के ऊपर एक डैम भी उन्होंने बनवाया था। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी भी खोली जहां टीचर्स को पैसे दिए जाते थे पढ़ाने के लिए और बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी पढ़ने के लिए। और उनके टाइम में 2 जो बहुत ही महान लोग हुए थे वो थे अल-बिरूनी और फिरदौसी। अल-बिरूनी फिलॉसफी और मैथमेटिक्स में स्कॉलर थे और वो इंडिया आए थे घूमने के लिए और उनकी किताब का नाम है किताब अल हिंद। और इनकी किताब को पढ़कर हम उस टाइम के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। और अगले जो थे वो थे फिरदौसी। ये एक बहुत अच्छे कवि थे जिन्होंने शाहनामा नाम की कविता लिखी थी। उसके उलट मोहम्मद गौरी जो थे वो सिर्फ इंडिया को जीतना चाहते थे। उन्होंने 1192 AD में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान III को तराइन के युद्ध में हराया था और 1206 AD में मोहम्मद गौरी मर जाते हैं और उनके एक दोस्त कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत को स्थापित करते हैं। टर्किश इन्वेजन इन बंगाल 1204 के एंड और 1205 के शुरू में इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने नदिया, जो कि बंगाल का एक हिस्सा था, उस पर अपना कब्जा कर लिया था और इसी तरह से बंगाल में टर्किश रूल शुरू हो जाता है। Did you know Bengal conquered with only 18 horsemen? Was it possible? तो यहाँ एक रोचक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है कि कैसे बख्तियार खिलजी ने बंगाल की नदियाँ पर अपना कब्जा किया था। तो वो आए थे एक हॉर्स ट्रेडर बनकर, यानी घोड़े बेचने वाले। और उस टाइम में बहुत ज़्यादा बंगाल में ये हॉर्स ट्रेड का चलन था, यानी बहुत सारे घोड़े बाहर से मंगाए जाते थे। इसीलिए किसी को शक भी नहीं हुआ इन तुर्की आक्रमणकारियों को लेकर। और जिस वक्त ये घुड़सवार यानी हॉर्स ट्रेडर बनकर आए थे भेष बदलकर, उस वक्त लक्ष्मण सेन, जो कि सेन डायनेस्टी के रूलर थे,
वो वहीं पर थे। और ऐसा सुना जाता है कि ये सिर्फ 17 सोल्जर के साथ आए थे और इन्होंने नदिया पर अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम में बंगाल में घुसने के लिए और भी अलग अलग रूट थे, जहाँ से बंगाल के अंदर उस जगह पर जो नदिया वाला जो जगह था जहाँ से व्यापार किया जाता था, वहाँ घुसा जा सकता था। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले ये लोग 17 ही होंगे और बाद में फिर और भी सोल्जर्स आकर शामिल हो गए और युद्ध में फिर इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया और बंगाल के सेन डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया। तो ये जो एरिया था, नदिया का एरिया, ये आज कहाँ है? तो ऐसा माना जाता है कि जो आज नौदा विलेज है वही पहले नदिया वाला एरिया था। और ये नौदा विलेज राजशाही डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि बांग्लादेश में है। फिर कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने अपनी जो सेना थी उसको टुकड़ियों में बांट दिया था, छोटे छोटे टुकड़े बनाए थे। और वो बंगाल में झारखंड का जो आज का जो जंगल वाला इलाका है, जहाँ बहुत घने जंगल है, वहीं से वो बंगाल में घुसे थे। और दोपहर का टाइम था और लक्ष्मण सेन थोड़े बूढ़े हो चुके थे, तो वो अपना लंच कर रहे थे बैठकर। और जब उनको ये न्यूज़ मिला कि तुर्क लोगों ने हमला किया है, तो वो जल्दी से उठे और ईस्ट बंगाल की तरफ चले गए, बिना खुद को बचाने की कोशिश किए, क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे। और आसानी से बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर अपना शासन कायम कर दिया, अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया, तुर्क रूल। और इसी तरह से तुर्की लोगों ने नदिया पर बिना लड़ाई के ही कब्जा कर लिया था। नदिया पर कब्जा करने के बाद बख्तियार ने नदिया को छोड़कर फिर अपनी राजधानी लक्ष्मणवती को बनाया। आगे आने वाले जो इतिहासकार है वो लोग इस जगह को लखनौती कहते हैं, यानी लखनौती शहर। बख्तियार खिलजी ने अपने जो किंगडम थी उसको बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविंस में बांट दिया था और हर एक प्रोविंस के लिए अलग अलग गवर्नर्स को अपॉइंट किया था। और ये गवर्नर्स इनके जनरल हुआ करते थे। उन्होंने मस्जिद बनवाए, मदरसा बनवाए, लखनौती शहर में सूफी सेंट्स को रहने के लिए शेल्टर्स बनवाए, यानी रहने के जगह बनवाई। इनका जो लखनौती किंगडम है वो फैलकर देवकोट दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट से लेकर नॉर्थ के रंगपुर शहर तक फैल गया था। और साउथ में इनका जो क्षेत्र है वो तीस्ता से लेकर कारातोया रिवर तक फैल गया था, जबकि वेस्ट बॉर्डर में बिहार तक और आगे चलकर बख्तियार खिलजी ने तिब्बत के ऊपर हमला करके अपने किंगडम को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। और बख्तियार खिलजी 1206 में मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और उनकी मौत के साथ ही तुर्किश का ये जो कैंपेन बंगाल में वो भी ख़त्म हो जाता है। और उसी ही साल में लक्ष्मण सेन जो कि ईस्ट बंगाल चले गए थे, उनकी भी डेथ हो जाती है।